रतन टाटा, एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक पारसी परिवार में हुआ। उनके दादा जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की शुरुआत की थी और उनके परिवार का नाम पहले से ही भारत के औद्योगिक क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन रतन टाटा ने अपने संघर्ष और दूरदृष्टि से खुद की पहचान बनाई और अपने परिवार के नाम को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जीवन भारतीय उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक यात्रा है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने न केवल अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया बल्कि उसमें अपनी मेहनत, समर्पण और दूरदर्शिता से नए आयाम भी जोड़े। रतन टाटा का जन्म एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश मुख्यतः उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की, जिन्होंने उन्हें जीवन के मूलभूत मूल्य सिखाए। वे बचपन से ही एक विनम्र और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। रतन टाटा के लिए शिक्षा और ज्ञान का महत्व उनकी दादी ने हमेशा बनाए रखा। उनकी शिक्षा मुंबई और फिर अमेरिका में हुई, जहां से उन्होंने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में अध्ययन किया। रतन टाटा का बचपन और किशोरावस्था एक साधारण लेकिन सुसंस्कृत परिवेश में बीता, जिससे उनमें नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं का विकास हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा समूह में एक प्रशिक्षु के रूप में की। वे सबसे पहले टाटा स्टील में शामिल हुए, जहां उन्हें कार्यस्थल के जमीनी स्तर से काम करने का मौका मिला। उन्होंने कठिन परिश्रम किया। इस दौरान वे शारीरिक श्रम में भी किसी अन्य कर्मचारी की तरह योगदान करते रहे। यह अनुभव उनके लिए बहुत मूल्यवान साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें यह समझ मिली कि एक सफल कंपनी चलाने के लिए जमीनी स्तर पर कर्मचारियों का महत्व कितना होता है। टाटा समूह में अपने शुरुआती समय में ही उन्होंने नेतृत्व कौशल और मेहनत से अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का ध्यान खींचा। 1981 में रतन टाटा को टाटा समूह का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। हालांकि यह निर्णय टाटा परिवार में और समूह के कई वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विवाद का कारण बना, क्योंकि कुछ को उनके नेतृत्व कौशल पर संदेह था। लेकिन धीरे धीरे रतन टाटा ने अपने कार्य और फैसलों से यह साबित किया कि वे इस भूमिका के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने टाटा समूह में आधुनिकीकरण और नवाचार को बढ़ावा दिया। अपने नेतृत्व में उन्होंने कई पुराने व्यवसायों को बंद किया और नए व्यवसायों और उद्योगों में कदम रखा। यह जोखिम भरे फैसले थे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता ने इन फैसलों को सफल बना दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े अधिग्रहण किए। 2000 में उन्होंने ब्रिटेन की प्रसिद्ध चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया, जो उस समय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था जिसे किसी भारतीय कंपनी ने अंजाम दिया था। इसके बाद 2007 में उन्होंने कोरस ग्रुप, जो कि यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक था, को खरीदकर टाटा स्टील को एक वैश्विक कंपनी बना दिया। 2008 में उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जो उस समय एक जोखिम भरा कदम माना जा रहा था। लेकिन रतन टाटा की दूरदर्शिता ने इस निर्णय को एक ऐतिहासिक सफलता बना दिया। उनके इन अधिग्रहणों ने भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और यह साबित किया कि भारतीय कंपनियां भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। टाटा समूह में उनके योगदान के अलावा रतन टाटा ने हमेशा समाज सेवा को महत्व दिया है। उनका मानना है कि एक कंपनी का असली उद्देश्य समाज की सेवा करना है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान में अपार योगदान दिया है। टाटा ट्रस्ट के अंतर्गत कई परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जो जरूरतमंदों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होती हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, टाटा मेमोरियल अस्पताल और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसी संस्थाओं को टाटा ट्रस्ट का समर्थन मिला है। इन प्रयासों से यह साफ हो जाता है कि रतन टाटा केवल मुनाफे की नहीं बल्कि समाज की भलाई की सोचते हैं। रतन टाटा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान टाटा नैनो की शुरुआत थी।
उन्होंने एक ऐसी कार बनाने का सपना देखा जो हर भारतीय के लिए सस्ती और सुलभ हो। उनके इस सपने ने 2008 में आकार लिया जब टाटा नैनो को लॉन्च किया गया। टाटा नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पहचाना गया। हालांकि टाटा नैनो को उतनी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद थी, लेकिन इस परियोजना से रतन टाटा की सोच और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। टाटा नैनो का उद्देश्य केवल एक सस्ती कार का निर्माण नहीं था, बल्कि यह हर भारतीय के जीवन में बदलाव लाने का एक प्रयास था। रतन टाटा का व्यक्तित्व हमेशा से सादगी और विनम्रता से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने कभी भी अपनी सफलताओं का दिखावा नहीं किया और हमेशा अपने काम से ही खुद को परिभाषित किया। वे अपने कर्मचारियों के साथ विनम्रता से पेश आते हैं और उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि उनके संगठन में हर कोई एक परिवार के सदस्य की तरह महसूस करे। उनके अनुसार एक अच्छे संगठन की असली शक्ति उसके लोग होते हैं और इसलिए उन्होंने टाटा समूह में कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई प्रगतिशील नीतियां लागू की। रतन टाटा का बचपन बहुत आसान नहीं था। जब वह केवल 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। टाटा समूह में प्रवेश अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने अमेरिका में कुछ समय काम किया। उनकी दादी की इच्छा थी कि वे भारत लौट आएं और परिवार के व्यवसाय से जुड़े। 1962 में उन्होंने टाटा समूह में एक प्रशिक्षु इंजीनियर के रूप में काम शुरू किया। अपनी मेहनत और समर्पण के साथ उन्होंने टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा टी जैसी कई कंपनियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बहुत कुछ सीखा। नेतृत्व और विजन। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह का ध्यान हमेशा कर्मचारियों के कल्याण और कार्यस्थल के विकास पर रहा है। उनके दृष्टिकोण में कंपनी की सफलता तभी संभव है जब हर कर्मचारी अपने काम में गर्व महसूस करे और उसके प्रयासों का सम्मान किया जाए। उन्होंने टाटा समूह में कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, शिक्षा सहायता जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की। रतन टाटा की इस नीति ने टाटा समूह में कार्य संस्कृति को और अधिक समर्पित और सशक्त बनाया। उनके कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता ने उन्हें केवल एक अच्छे प्रबंधक ही नहीं, बल्कि एक कुशल और मानवीय नेता भी बना दिया। इसके अलावा रतन टाटा का दृष्टिकोण हमेशा पर्यावरण और सतत विकास के प्रति जागरूक रहा है। उन्होंने टाटा समूह में ऊर्जा संरक्षण, हरित तकनीक और पर्यावरण अनुकूल नीतियों को बढ़ावा दिया। टाटा पावर ने अक्षय ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश किया, जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी परियोजनाएं चलाई गईं। रतन टाटा का मानना है कि उद्योगों का विकास पर्यावरण के साथ संतुलन में होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल सके। उनके इस दृष्टिकोण ने टाटा समूह को केवल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदार संगठन के रूप में स्थापित किया है। उनकी यह सोच टाटा समूह के नवाचार और तकनीकी प्रगति में भी झलकती है। कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनियों में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। TCS ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में IT सेवाओं के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। रतन टाटा की इस दूरदर्शिता ने टाटा समूह को डिजिटल युग में कदम रखने में सहायता की और साथ ही भारतीय IT उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को शिक्षा और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इंजीनियरिंग और विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं का समर्थन किया। उनके विचार में एक राष्ट्र की प्रगति उसके लोगों की शिक्षा और ज्ञान पर निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए टाटा समूह ने कई शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की। भारतीय विज्ञान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज जैसी संस्थाएं उनके इन्हीं प्रयासों का हिस्सा हैं। इन संस्थानों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और भारत को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान दिलाई है। रतन टाटा की सेवा और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण मुंबई में ताज होटल पर हुए आतंकी हमले के बाद देखने को मिला। उस मुश्किल घड़ी में रतन टाटा ने न केवल होटल की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया, बल्कि उन्होंने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा और सहायता के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की और घायल कर्मचारियों के इलाज के लिए हर संभव सहायता की। यह उनके मानवीय दृष्टिकोण और अपने कर्मचारियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है। रतन टाटा के इस समर्पण ने उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया, जो न केवल मुनाफे के पीछे बल्कि अपने लोगों और समाज की भलाई के लिए भी तत्पर रहता है। रतन टाटा की जीवन यात्रा में विनम्रता और सरलता का विशेष स्थान है। इतने सफल उद्योगपति होने के बावजूद वे हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते हैं। उनके जीवन में न तो धन का दिखावा है और न ही प्रसिद्धि का लालच। वे समाज के लिए सादगी और विनम्रता का उदाहरण हैं। उनकी यह सादगी और सहनशीलता लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान और प्रेम का भाव उत्पन्न करती है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल व्यापार में ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने में भी श्रेष्ठता प्राप्त की है। 1981 में उन्हें टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय टाटा समूह एक रूढ़िवादी कंपनी थी, जिसमें बदलाव की आवश्यकता थी। रतन टाटा ने नए और अभिनव विचारों को बढ़ावा दिया और जोखिम लेने से कभी नहीं डरे। उन्होंने सबसे पहले टाटा मोटर्स का विकास किया, जो आज भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। टाटा इंडिका, जो भारत की पहली स्वदेशी कार थी, का सपना उन्होंने ही देखा और उसे लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय सफलता रतन टाटा के नेतृत्व में 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश कार ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। अंतर्राष्ट्रीय सफलता और बड़े अधिग्रहण रतन टाटा के नेतृत्व में 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश कार ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि जगुआर और लैंड रोवर तब आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे थे। लेकिन रतन टाटा के इस कदम ने टाटा मोटर्स को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। आज जगुआर और लैंड रोवर की सफलता रतन टाटा के साहसी निर्णयों का प्रमाण है और टाटा समूह के लिए गर्व का कारण है। टाटा टी से टाटा ग्लोबल बेवरेजेज तक रतन टाटा ने 2000 में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को खरीदकर टाटा टी को भी एक नई दिशा दी। टेटली का अधिग्रहण उस समय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था जिसे किसी भारतीय कंपनी ने किया था। इससे टाटा समूह का पेय पदार्थों के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान बन गया और टाटा टी को टाटा ग्लोबल बेवरेजेज के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। टाटा नैनो आम आदमी की कार। रतन टाटा का सबसे महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट था टाटा नैनो का निर्माण। उन्होंने एक ऐसी कार बनाने का सपना देखा जो हर भारतीय के लिए किफायती हो। उनके इस सपने ने 2008 में आकार लिया, जब टाटा नैनो को लॉन्च किया गया। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। हालांकि टाटा नैनो को उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी उम्मीद थी, लेकिन इससे रतन टाटा का आम आदमी की आवश्यकताओं के प्रति समर्पण और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का भाव स्पष्ट हुआ। टाटा ट्रस्ट और समाज सेवा। रतन टाटा एक उत्कृष्ट उद्योगपति होने के साथ ही समाज सेवा के लिए भी समर्पित हैं। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान एवं तकनीक में योगदान दिया है। भारत के कई प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और टाटा मेमोरियल अस्पताल को टाटा ट्रस्ट से समर्थन मिला है। सेवानिवृत्ति और प्रेरणा। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन के पद से सेवानिवृत्ति ली। हालांकि वे सक्रिय रूप से नए उद्यमों को समर्थन देने में लगे रहे।
टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते रहे। आज रतन टाटा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपने नैतिक मूल्यों, साहसी निर्णयों और समाज सेवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि दृढ़ निश्चय, ईमानदारी और मानवता का भाव किसी भी सफलता से बढ़कर है। रतन टाटा न केवल उद्योगपति बल्कि एक मानवतावादी भी। रतन टाटा ने हमेशा समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता और सहानुभूति दिखाई है। उनकी सफलता केवल आर्थिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से समाज और राष्ट्र की भलाई का भी ध्यान रखा। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि व्यवसाय में सफलता केवल मुनाफे तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके जरिए समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश भी की जानी चाहिए। समाज के प्रति जिम्मेदारी। रतन टाटा का मानना था कि एक उद्योग का असली उद्देश्य समाज की भलाई और उसके विकास में योगदान देना है। टाटा समूह का 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट के पास है और इस लाभ का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के कार्यों में लगाया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में टाटा ट्रस्ट का योगदान सराहनीय है। शिक्षा और अनुसंधान में योगदान। रतन टाटा ने देश में कई शिक्षण संस्थानों के निर्माण और विकास में योगदान दिया है। टाटा ट्रस्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TIS) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को समर्थन दिया है। ये संस्थान न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अनुसंधान और विकास के लिए पहचाने जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा। रतन टाटा ने स्वास्थ्य सेवा में भी बड़ा योगदान दिया है। टाटा मेमोरियल अस्पताल, जो कैंसर के इलाज के लिए जाना जाता है, लाखों रोगियों के लिए एक आशा की किरण है। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाईं। कोविड-19 महामारी के दौरान टाटा समूह ने हजारों करोड़ रुपए का योगदान दिया और ऑक्सीजन उत्पादन एवं चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति में भी सहयोग किया। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। रतन टाटा का जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कई स्टार्टअप्स और नई तकनीकों को समर्थन दिया है। टाटा सन्स से सेवानिवृत्ति के बाद भी वे युवा लगे हुए हैं। उन्होंने ओला, पेटीएम, स्नैपडील और अर्बन लैडर जैसे स्टार्टअप्स में निवेश किया और यह बताया कि वे नए विचारों और संभावनाओं में विश्वास रखते हैं। विनम्रता और सादगी। रतन टाटा अपने सरल और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते हैं। उनके पास साधारण जीवन शैली है और वे सादा जीवन जीते हैं। इस बात से लोग उनके प्रति और अधिक सम्मान महसूस करते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। मानवीय मूल्यों की मिसाल। रतन टाटा ने अपने जीवन और कार्यों से यह साबित किया कि एक उद्योगपति होने के बावजूद भी एक व्यक्ति समाज और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित रह सकता है। उनकी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और समाज के प्रति उनका समर्पण उन्हें केवल एक महान उद्योगपति नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक मानवतावादी बनाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि असली सफलता वही है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाए और दूसरों की भलाई के लिए हो। रतन टाटा का नाम सदैव उन व्यक्तियों की सूची में रहेगा जिन्होंने अपने कार्यों से दुनिया को बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा सेवा, समर्पण और नेतृत्व का अद्वितीय संगम। रतन टाटा का जीवन आदर्शों, मूल्यों और उद्यमिता का एक अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए अपने सामर्थ्य का उपयोग किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की, जो समाज, पर्यावरण और नवाचार के लिए अनुकरणीय रही हैं। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास। रतन टाटा का पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति गहरा विश्वास है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने हरियाली, ऊर्जा संरक्षण और जल प्रबंधन जैसी पहल की शुरुआत की।
टाटा पावर ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश किया है। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे न केवल वायु प्रदूषण कम हुआ बल्कि सतत विकास को भी बढ़ावा मिला। कर्मचारियों और कार्यस्थल का विकास। रतन टाटा ने हमेशा अपने कर्मचारियों का ध्यान रखा और उन्हें परिवार की तरह माना। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं और कार्यस्थल पर सुखद वातावरण तैयार किया। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सुरक्षा के क्षेत्र में भी कई प्रगतिशील नीतियों को लागू किया। उनके अनुसार कंपनी की असली पूंजी उसके कर्मचारी होते हैं और वे हमेशा इस बात पर जोर देते रहे कि कर्मचारियों का विकास ही कंपनी का असली विकास है। वैश्विक स्तर पर टाटा की पहचान। रतन टाटा ने टाटा समूह को न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का अधिग्रहण करके भारत की शक्ति को दुनिया के सामने रखा। टाटा समूह ने कोरस जैसे प्रमुख स्टील उत्पादक और ब्रिटिश ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को अधिग्रहित कर भारत की औद्योगिक शक्ति का परिचय दिया। इन अधिग्रहणों से उन्होंने दिखाया कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम हैं और विश्व में अपना स्थान बना सकती हैं। तकनीकी नवाचार और डिजिटल परिवर्तन। रतन टाटा ने हमेशा नवाचार और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को वैश्विक स्तर का IT संगठन बनाने में अहम भूमिका निभाई। आज TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनियों में से एक है। इसके अलावा टाटा ने टाटा डिजिटल के जरिए भारत के डिजिटल और ई-कॉमर्स क्षेत्र में भी एक मजबूत स्थान बनाया है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने डिजिटल इंडिया और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, जिससे देश की डिजिटल प्रगति को बढ़ावा मिला। मानवता के प्रति संवेदनशीलता और विनम्रता। रतन टाटा का जीवन सादगी, सहनशीलता और विनम्रता से भरा हुआ है। वे हमेशा मानवीय संवेदनाओं को महत्व देते हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। उनके कई प्रेरणादायक कामों में से एक उनका ताज होटल मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद का योगदान है, जब उन्होंने पीड़ित कर्मचारियों और उनके परिवारों को हर संभव मदद और समर्थन दिया। उनके मानवीय दृष्टिकोण और सहानुभूति भरे स्वभाव ने उन्हें केवल टाटा समूह के प्रमुख के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है जो लोगों के दिलों में बसता है। अंतिम विचार। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल आर्थिक उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि इसके लिए समाज और मानवता के प्रति संवेदनशीलता और सेवा की भावना भी जरूरी है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि हम अपने कार्यों से समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करें और मानवता के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लें। रतन टाटा ने अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और समाज के प्रति अपने समर्पण से यह साबित कर दिया कि एक सफल उद्योगपति बनने के लिए केवल धन और प्रसिद्धि की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए मानवीय मूल्यों और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना जरूरी है। रतन टाटा का जीवन केवल एक उद्योगपति के उत्थान की कहानी नहीं है, यह मूल्यों, नैतिकता और समाज सेवा के प्रति समर्पण की कहानी है। उन्होंने न केवल टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया, बल्कि अपने मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण से लाखों लोगों को प्रेरित किया। चाहे टाटा समूह के अधीन सामाजिक और आर्थिक प्रगति हो, टाटा ट्रस्ट के जरिए समाज सेवा या सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका, रतन टाटा ने हर क्षेत्र में उत्कृष्टता का मानदंड स्थापित किया है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल आर्थिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज और मानवता के प्रति योगदान में निहित है। रतन टाटा एक ऐसे नेतृत्वकर्ता हैं जिन्होंने अपने कार्यों और विचारों से भारत को दुनिया में एक विशेष स्थान दिलाया। उनकी विनम्रता, दूरदर्शिता और समाज के प्रति संवेदनशीलता हमें यह सिखाती है कि एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने साथ समाज को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।